हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बोर्ड पेपर चल रहा है, अतः आपके बोर्ड पेपर में सभी पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 यह इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है मित्रों। तो हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? कलांतर होता है, आयाम परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन होता है, तीव्रता होता है। बताइए, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कलांतर है। क्या है भाइयों? कलांतर है। क्या है भाइयों? कलांतर है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है आपका, प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है। देखिए, ये 2012, 2010, 2016 3 बार पूछा गया, अतः ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत ही जरूरी है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? प्रकाश में जब ध्रुवण होता है तो वह घटना क्या प्रकट करती है हमारे लिए? अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति, कण प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकट करती है। क्या करती है? अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकट करती है हमारे लिए। ठीक ना। तीसरा प्रश्न मित्रों, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण है। देखिए मित्रों, 2007, 2013, 2015 ये 3 बार पूछा गया है। ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है मित्रों। ठीक ना। देख लीजिए, पहला आपका 0 अंश, दूसरा 45 अंश, तीसरा 90 अंश, चौथा 180 अंश। तो ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? एक समकोण बनता है। ठीक ना। एक समकोण, अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ नोट में, कंपन तल तथा ध्रुवण तल सदैव अभिलंबवत होते हैं। मतलब एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। ठीक है। ये आपका कंपन तल हो गया। ये क्या हो गया? कंपन तल। ये क्या हो गया? ध्रुवण तल हो गया ना। तो एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? है ना। अतः कोण 90 अंश का होगा। चौथा क्वेश्चन, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है, अपसारी होती है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों होती है, कोई नहीं होती है। तो आप लोग अगर नेत्र लेंस मतलब नेत्र पाठ पढ़े होगे तो उसमें आपको जरूर पूछा होगा ये बहुविकल्पी में। देख लीजिए, यहाँ भी 2016 और 2017 में पूछा गया है, नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है। तो नेत्र लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी होती है। क्या होती है मित्रों? अभिसारी होती है। ठीक है। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए अधिकतम है, पीले रंग के लिए अधिकतम है, हरे रंग के लिए अधिकतम है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम है। किसके लिए? लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए है? लाल रंग के लिए। ये तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, जरूर याद रहना चाहिए। ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, मगर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बच्चों की लापरवाही के नाते उनका नंबर कट जाता है, मगर आप सब ऐसी गलती मत करिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देख रहे हैं पूरा। ठीक ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइए, ये भी कक्षा 9 का है आपका। कक्षा 9 में इसको पढ़ा होगा आपने। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? आर बराबर F/2, एफ बराबर 3R, एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/4। तो क्या होगा? एफ बराबर R/2। क्या होगा? एफ बराबर R/2। ठीक ना। मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। गोली दर्पण की फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक ना। ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, प्रेरित धारा। ट्रांसफार्मर में क्या नहीं संभव है? दिष्ट धारा। क्या नहीं संभव है? दिष्ट धारा। 8वां, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? देखिए मित्रों, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है। देखिए, 2013 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 2010 में, 2016 में, ये 4 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। पहला आवेग का संरक्षण, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, तीसरा ऊर्जा का संरक्षण,
तो ऊर्जा का संरक्षण ही होगा मित्रों, ठीक ना। ऊर्जा का संरक्षण, लेंज के नियम को ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी कहते हैं। देखिए मित्रों, 9वां वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये भी 2018 2017 दो बार पूछा गया है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स के लिए, ठीक, पहला वोल्ट पर मीटर, दूसरा न्यूटन पर कूलाम, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यही आपका सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? देखिए, ये दो तरह से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पेपर में बझा कर पूछा जाता है, इधर का उधर करके, उधर का इधर करके। ये रटंतम मत करिएगा, रट कर मत जाइएगा, प्रश्न को समझ कर पढ़ कर जाइएगा, रट के मत जाइएगा पेपर में, ठीक ना। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये बहुत ही जरूरी है मित्रों, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वालों में से है, ठीक ना। देखिए, न्यूटन पर मीटर है, कूलाम पर न्यूटन है, न्यूटन पर कूलाम है, जूल पर न्यूटन है। तो क्या रहेगा? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम रहेगा मित्रों, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम रहेगा, ठीक ना। किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। किसी कुचालक मतलब जिसमें वैद्युत का चालन ना हो, किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो परावैद्युतांक कुचालक का 0 से अधिक होता है। ये -3 है आपका, ये 0 है, ये 0.7 है, यानी कि सभी 0 से छोटे हैं, यानी कि आपका 6 रहेगा। क्या रहेगा? 6 रहेगा। किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है 6 हो सकता है, ठीक ना। आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता? आवेश का जो खोखला गोला होता है वह किस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है? किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो किसी आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र किसी आंतरिक बिंदु पर नहीं उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र किसी आंतरिक बिंदु पर नहीं उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक ना, 12 का ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। उसका दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है। क्या है? दूर दृष्टि दोष है। जो +2 डायोप्टर का चश्मा प्रयोग करता है जो व्यक्ति, उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है, ठीक ना मित्रों, उससे क्या हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ। 14वां निम्न कण एक समान वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। ये जो कण है वो एक समान वेग से गतिमान है, इसमें अधिकतम संवेग वाला कौन सा कण है? बीटा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो सबसे अधिकतम संवेग वाला कण अल्फा कण होता है। क्या होता है? अल्फा कण सबसे अधिकतम संवेग वाला कण होता है, ठीक ना। ध्यान से पढ़िए मित्रों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ये आपकी परीक्षा में जरूर आएगा मित्रों, ठीक ना। यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी अपरिवर्तित 4 गुनी 2 गुनी आधी। तो क्या हो जाएगी? यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधी होगी। क्या होगी मित्रों? आधी होगी, ठीक ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है? किस भाग में होती है? दृश्य प्रकाश में होती है मित्रों, ठीक है, दृश्य प्रकाश में होती है, ठीक। आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, कण एवं तरंग प्रकृति, ऊपर उक्त में कोई नहीं। तो आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण दोनों प्रकृति होती है, कण और तरंग दोनों प्रकृति होती है। देख लीजिए मित्रों, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक ना, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं मित्रों। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है, ठीक है, सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है, ठीक है। यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है।
यह आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। यह आइंस्टीन का क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। यहाँ पर सी जो है ना, वो निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। और निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। 18वां, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया मित्रों। ये तो जनरल नॉलेज में आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक ना। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो समाप्त क्यों नहीं हो रही है? सूर्य हमेशा जल रहा है, फिर भी वो जलता ही क्यों रह रहा है? वो अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहा है, तो उसे एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि शांत हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन के कारण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण, साइक्लोट्रॉन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण मित्रों? नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक ना। 19वां आपका, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती? व्यक्तिकरण की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती, विवर्तन की भी नहीं की जा सकती। विवर्तन को कैसे हम करेंगे? तरंग सिद्धांत से। ध्रुवण को भी हम तरंग सिद्धांत से व्याख्यात नहीं कर सकते। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्यात कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। ठीक। अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। अर्धचालक होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 चालक होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सेमी कंडक्टर। अर्धचालक, अर्धचालकों में वैद्युत धारा कैसे बह रही है? ठीक है, कोटरों द्वारा, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कोई नहीं, तो कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्धचालकों में विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अर्धचालकों में कैसे बहती है? कोटरों और इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।